Good morning. Today is 5th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion is regarding the GST rates. अभी क्या हुआ है देखिए, थोड़ा कंटेक्स्ट पहले हमने डिस्कस कर लिया था जीएसटी के बारे में, थोड़ा सा आज फिर से डिस्कस करेंगे। जीएसटी बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया, लेकिन फाइनल रूप में आने के लिए इससे जीएसटी काउंसिल को एक टैक्स रेट्स डिसाइड करनी थी। जीएसटी काउंसिल क्या है, इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है, कौन इसका हेड होता है, तो आप देख लीजिएगा। ये सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर बनती है और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली भी इसका पार्ट हैं। और कौन से किसके कितने वोट्स होते हैं, ये सब आप प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और अब जबकि फाइनल रेट्स भी डिसाइड हो गए हैं, तो 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी हमारे देश में लागू हो जाएगा। 122nd अमेंडमेंट है जो ये जीएसटी का बिल है, और अब ये फाइनल इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, पिछले जीएसटी काउंसिल में एक स्टेलमेट हो गया था, यानी एक कंसेंसस नहीं उभर कर आ रही थी जीएसटी रेट्स को लेकर, क्या क्या जीएसटी रेट्स होंगे। और अभी एक थोड़ा बैकग्राउंड से डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर 2-3 मिनट के अंदर में जीएसटी का फ़ायदा क्या होगा, एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी बंदा, सलमान खान मान लीजिए सलमान खान ने एक कपड़े बनाने की, शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोली। बीइंग ह्यूमन जो टी शर्ट होती है ना, उसको बनाने की फैक्ट्री खोली सलमान खान ने। अब क्या करता है वो रॉ मटेरियल खरीदता है 100 रुपये का। रॉ मटेरियल खरीदता है 100 रुपये का, तो उसको 10 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 10% टैक्स, मान लीजिए 10% टैक्स है, एक यूनिफॉर्म रेट है, तो उसको 10 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, अब शर्ट को बनाने की प्रक्रिया में वो उसमें बिग ह्यूमन टी शर्ट जो सलमान खान बना रहा है, उसमें वो वैल्यूज ऐड कर देता है, काफ़ी चीज़ें, जैसे और कोई प्रिंटिंग कर दी या फिर कुछ और कर दिया, डिज़ाइन बना दिया, तो उसका 30 रुपये और खर्चा आ जाता है। तो यानी अब रेट हो गया 130। 100 रुपये का उसका रॉ मटेरियल था, लेकिन अब रेट दूसरा खर्चा आ गया, उसने वैल्यू ऐड कर दी, प्रिंटिंग करवा ली, कढ़ाई करवा दी टी शर्ट पे, तो 130 रुपये रेट हो गया। अब देखिए अब उसको 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स तो वो पहले दे चुका है ना, तो अब 130 पे वो दोबारा से 13 रुपये टैक्स नहीं देगा जीएसटी में। अब वो सिर्फ उतना ही टैक्स देगा जितनी वैल्यू ऐड हुई है, यानी पहले 100 पे उसने अगर टैक्स दे दिया 10 रुपये, तो 130 माइनस में 100, तो कितने हुए, 30 रुपये बढ़े, 30 रुपये वैल्यू ऐड किया, तो वो जीएसटी के अंदर सिर्फ उसको 3 रुपये देने पड़ेंगे दोबारा से। तो यानी टैक्स ऑन टैक्स है वो कम हो गया है। इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कैसे, ये देखिए यहाँ पे अब दूसरी स्टेज पे ले आते हैं। सलमान खान ने की जो फैक्ट्री है बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बनाने की, उसने वो आगे दे दिया अब होलसेलर को। अब होलसेलर पे अब वो बेच रहा है उसको 150 पे, यानी उसको मिला 130 पे, अब वो बेच रहा है 150 पे। लेकिन अब वो टैक्स देगा, जो सेल्स टैक्स मान लीजिए, जो भी इंटरमीडिएट टैक्स है, वो 15, यानी 10%, 150 पे 15 नहीं देगा जितनी वैल्यू ऐड हुई है, क्योंकि 130 पे तो टैक्स ऑलरेडी लिया जा चुका है ना। 100 पे रॉ मटेरियल पे लिया था, फिर सलमान खान ने 3 रुपये और दिया, 10 प्लस में 3 हो गए। अब वो 15 नहीं लेगा, सिर्फ जितनी वैल्यू ऐड हुई है, यानी 130 से 20 रुपये ज़्यादा बढ़े हैं, तो अब वो सिर्फ 2 रुपये टैक्स देगा होलसेलर। ठीक है, अब दूसरी अगली स्टेज पे फिर आ जाते हैं। अगली स्टेज पे होलसेलर के पास में जाता है रिटेलर के पास में, यानी हमारे जैसे मोहल्ले में जो दुकानदार होते हैं छोटे मोटे, इनके पास में आ गया अब ये। अब इनको भी दोबारा, अब वो 150 से बेच रहा है वो दुकानदार 160 से, होलसेलर से उसने लिए 150 की, लेकिन अब बेच रहे 160 की। तो अब वो दोबारा से 16 रुपये सेल्स टैक्स नहीं देगा, जितनी वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ वही, यानी 10 रुपये बढ़े हैं तो वो सिर्फ 1 रुपये देगा, यानी सिर्फ जितनी वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उस पर टैक्स देना है। यही जीएसटी का फायदा है। तो अब फाइनल अब जब देखेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 में फाइनल जो टैक्स आएगा सिर्फ 16 रुपये है। और वैसे अगर टैक्स आता तो कितना आता, अगर जीएसटी नहीं होता तो टैक्स बढ़ता, शुरू में 150 पे, शुरू में 13, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, शुरू में 13 देने पड़ते, फिर बाद में सलमान खान ने 13 दिए, और उसके बाद में 16.38, ऐसे करके टैक्स ऑन टैक्स बढ़ता जाता, तो फाइनल टैक्स होता 58.23। यानी अगर जीएसटी रेजीम में कोई चीज़ मिलेगी तो वो चीज़ मिलेगी 166 की, और वैसे अभी मिलती है 208.23 की। तो इतना फ़र्क आ जाएगा जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से। तो ये तो एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया जीएसटी थोड़ा सा दो मिनट में। आजकल होता क्या है, देखिए आजकल क्या होता है, मिक्स बहुत सारे टैक्सेस हैं। वैट टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी, पहले जब कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, मार्केट में आती है, सेल होती है तो सेल्स टैक्स लगता है, वैट लगता है, फिर बाद में ऑक्ट्री टैक्स भी लगता है, एक जगह से दूसरी जगह में आए। ऑक्ट्री टैक्स वो होता है चुंगी कर, यानी टोल, बाद में अगर कोई भी बाहर के स्टेट से
किसी स्टेट में चीज़ एंट्री करती है तो चुंगी कर देना पड़ता है उसको, ऑक्ट्री टैक्स, एक एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत तरह के टैक्स लगते हैं। अब जीएसटी में सारे तरह के टैक्सेस सबज्यूम हो जाएंगे, एक टैक्स रहेगा जीएसटी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था पहले, वो अब हमारा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और पैसे भी कम हो रहे हैं, चीज़ों के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। आपने देखा कैसे एक शर्ट के रेट जीएसटी रेजिम में 166 है तो उसमें 250 पॉइंट के आसपास हैं। तो ये देख लीजिए, अलग अलग टैक्स थे। और कौन कौन से एडवांटेज जीएसटी के हो सकते हैं? अब देखिए, एक तो साफ साफ कॉस्ट कम हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी होएगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा। मॉनिटरिंग अच्छी हो उसके कि कौन टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स को चुरा रहा है, टैक्स कॉम्प्लायंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, प्राइसेस कम होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। तो ये सारे फायदे हैं इसके, क्रॉस यूटिलाइजेशन भी होगा। और दूसरे फॉर्म में भी देख लीजिए कैसे ज़्यादा टैक्स देना आसान रहेगा, लाइफ गेट सिंपलियर और रेवेन्यू ज़्यादा होएगा, कॉमन मार्केट हो जाएगी। और कॉमन मार्केट जब भी होएगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होएगी, यानी बाहर की जो कंपनियां आती हैं उनको एक ही टैक्स रेट देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा उनको आसानी रहेगी कंपनियां इस्टेब्लिश करने में, उनको ज़्यादा फायदा लगेगा। लॉजिस्टिकली बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कैसे टैक्स कौन कितना दे रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आसानी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में बूस्ट आएगा, मेक इन इंडिया के लिए अच्छा रहेगा और लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको भी फ़ायदा होएगा। ये सारे फ़ायदे हैं, जीडीपी हमारी ऊपर बढ़ जाएगी। अब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ में। आर्टिकल में क्या हुआ है? अब इस जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट डिसाइड कर लिए हैं। कौन कौन से टैक्स रेट्स हैं? क्या देखिए, टैक्स रेट्स जो उन्होंने डिसाइड किए हैं वो 4 स्लैब्स के अंदर में हैं। पहली स्लैब में है, उसका टैक्स रेट है 5%। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एडिबल ऑयल, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, चाय, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें आएंगी पहली स्लैब में 5%। अभी इसका रेट है वो 9% है, लेकिन जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उस स्लैब के अंदर में इसका रेट होएगा 5%। ये नीले वाले हैं जो अभी के रेट हैं और लाल वाले हैं जीएसटी के रेट हैं, यानी इम्प्लीमेंट होने के बाद में। दूसरी स्लैब में चीज़ें आएंगी कंप्यूटर और प्रोसेसिंग फूड, इसमें जो है रेट 12% रहेगा। तीसरी स्लैब में आएंगी ये साबुन वगैरह, तेल और जो सेविंग की स्टिक्स वगैरह होती हैं, ये इन पे रेट रहेगा 18%। और जो चौथी स्लैब है उसके अंदर लग्जरी आइटम्स, एलईडी टीवी वगैरह, इसमें जो रेट है टैक्स 28%। तो ये 4 रेट्स हैं जीएसटी के अंदर। अब इन्होंने क्या क्या छोड़ा है? कंज्यूमर प्राइसेस, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बास्केट के अंदर है, फूड ग्रेन से रिलेटेड, जैसे फ्रूट्स वगैरह, ये सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं, इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, उन पे जीरो रेटेड टैक्स है, यानी इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन का जीएसटी रेट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधी बास्केट जो फूड ग्रेन से रिलेटेड है उन पे तो जीरो रेटेड टैक्स है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। और जो लग्जरी आइटम्स है, कार, जैसे चौथी स्लैब में देखिए आप, चौथी स्लैब में कौन कौन सी लग्जरी आइटम्स हैं? एलईडी टीवी। अब इसमें और भी लग्जरी आइटम्स जैसे कि ऑडी कार मान लीजिए, मर्सिडीज मान लीजिए, और भी जो भी है बीएमडब्ल्यू, इन पे क्या लगेगा? सेस भी लगेगा। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी पहले तो 28% टैक्स उन पे लगेगा, फिर और टैक्स उन पे लगेगा, सेस लगेगा उन पे। इस सेस से क्या करेंगे वो? इस सेस से वो स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे। अब देखिए, जीएसटी आने पे कुछ स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो सेंटर ने भरोसा दिया कि उनको जो भी आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है हम उसको भरेंगे, हम आपके पैसे आपको देंगे। अब वो सेंटर वो पैसे कहाँ से देगा? सेंटर वो पैसे देगा अब इस सेस से। सेस है टैक्स ऑन टैक्स, ये सेस लगेगा सिर्फ 4th स्लैब में, सभी स्लैब्स में ये नहीं लगेगा, सिर्फ 4th स्लैब में ये लगेगा। यानी आप मान लीजिए, अब वैसे तो इसका रेट 28% है, लेकिन और जो लग्जरी आइटम्स है, जैसे कार, महंगी कारें, उन पे सेस लगने के बाद में इसका रेट और भी वेरी होगा, यानी 28% से भी इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। लेकिन सेंटर ने एक भरोसा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये सेस हम धीरे धीरे हटा देंगे, 5 साल के अंदर अंदर इसको हटा देंगे, ये सिर्फ आपके रेवेन्यू को भरपाई करने के लिए है, हम इसको परमानेंट नहीं रखेंगे। और अभी गोल्ड पे जो है उस पर कोई डिसीजन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर था। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? क्रिटिसिज्म तो ये देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। अभी 4 स्लैब इसमें आ गई हैं कि इसमें कितना रेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन आम जनता को भी प्रॉब्लम्स आएगी समझने में। हमारे जैसे ही जो यूपीएससी के जानकार हैं उन्हीं को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप देखिए जो आम जनता है उनको कितनी दिक्कत आएगी। दूसरा सेस, देखिए बात जीएसटी को लाया ही इसलिए गया था कि एक टैक्स सिंप्लीफाई हो जाए। सेस तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ज़्यादा और टैक्स स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होगा,
और इससे एफिशिएंसी के कम करने के लिए लाया गया था, इससे एफिशिएंसी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि इसे एंड यूज प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, यानी सिर्फ कारों के लिए। अगर इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे भी सेस लगेगा तो और ज़्यादा मुसीबतें हो जाएंगी। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या व्यू है। गवर्नमेंट का व्यू तो वही हमने जो डिस्कस किया, ये सिर्फ स्टेट्स के रेवेन्यू को जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई के लिए है। हम इसे 5 साल के अंदर अंदर इसकी भरपाई कर देंगे। अब देखिए सजेशन क्या क्या है। सजेशंस आर सिंपल। द टैक्स रेट्स मस्ट बी यूनिफाइड विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। जितनी जल्दी हो सके टैक्स रेट्स यूनिफाई होनी चाहिए। अब जैसे ये 4 स्लैब्स हैं, एक पे 5%, एक पे 12%, ऐसे ऐसे करके 4 स्लैब्स हैं। जितना जल्दी हो सके यूनिफाई टैक्स रेट्स होनी चाहिए और इसको सिंपल बनाओ। जितना हो सके इसको सिंपल बनाओ, कंप्लायंस ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर होगी। और सेस को हटा दो, जितना जल्दी हो सके इसको हटा दे, क्योंकि इससे टैक्स स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगले आर्टिकल ये वाला आर्टिकल है नीचे। ये एनडीटीवी जो एक हिंदी न्यूज़ चैनल है उसके बैन से रिलेटेड है। हुआ क्या, अब देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो क्रिटिक्स आगे है। हाँ कंटेक्स्ट क्या है इसका, देखिए एनडीटीवी जो एक हिंदी न्यूज़ चैनल है उस पर बैन लगाया है 1 दिन का गवर्नमेंट ने। 1 दिन के लिए यानी 9 नवंबर को एनडीटीवी चैनल बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा, क्योंकि पठानकोट जब अटैक हुआ था हमारे देश में, आतंकवादियों ने पठानकोट में एयरफोर्स के बेस पर अटैक किया था, तब इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स इन्होंने डाइव्यूज कर दी थी उस टाइम पर, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित करी और जिन्होंने ये डिसाइड किया जो कुछ इन्होंने किया है एनडीटीवी ने, वो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ में है और नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए सजा के अनुसार इनको 1 दिन पर एनडीटीवी पे बैन रहेगा। तो अब गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नेशनल सिक्योरिटी के साथ में। और जो मीडिया चैनल्स है या फिर दूसरे मीडिया चैनल्स या फिर हमारा हिंदू है, हिंदू की ओपिनियन ये है कि ये तो मीडिया फ्रीडम का वायलेशन है, साफ साफ मीडिया फ्रीडम का वायलेशन है। और ये तो जर्नलिस्ट के कॉन्टैक्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इमरजेंसी का संकेत, इमरजेंसी की याद ये दिलाता है। बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जब मुंबई में टेरर अटैक हुए थे 26/11 को, तब हमारे जो देश के मीडिया चैनल्स हैं वो काफ़ी यू कैन से डेट इमेच्योर टाइप के हैं। इन्होंने क्या किया, लाइव रिपोर्टिंग कर दी उसकी, मुंबई टेरर अटैक की। यानी वहाँ तो नरीमन पॉइंट के ऊपर हमारे देश के कमांडो उतर रहे थे, यहाँ ये लाइव दिखा रहे थे। यहाँ ये सब कुछ लाइव दिखा रहे थे मुंबई टेरर अटैक में कि अब देखिए नरीमन पॉइंट के ऊपर कमांडो उतर चुके हैं। वहाँ वो टीवी भी चलाए हुए हैं आतंकवादी होटल के अंदर में। इवन पाकिस्तान में जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देख के दे रहे थे कि हाँ भाई आपके ऊपर कमांडो आ गए हैं। तो इतने ज़्यादा इमेच्योर ये थे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 2015 में, पिछले साल, वैसे तो काफ़ी रूल्स आ चुके हैं इससे रिलेटेड, आपकी मीडिया अब लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। 2015 में गवर्नमेंट का रूल आया कि कोई भी टेररिस्ट अटैक जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। एक लेवल के बाद में बस उसे बता सकते हो कि आप टेरर अटैक हो चुका है, ऑपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते। अब देखिए डिटेल क्या है, वही डिटेल वही है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित हुई, उन्होंने बताया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। आपने बहुत सारी सेंसिटिव डिटेल्स लीक कर दी, जैसे कि कौन कौन से हथियार बेस के अंदर में है, कौन कौन से हथियार आर्मी के पास में, कौन कौन से विमान वहाँ पर तैनात हैं, और भी बहुत सारी सिविलियंस के स्कूल, सब कुछ आपने वहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया, जिससे हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। चैनल का क्या व्यू है, चैनल एनडीटीवी यह कहता है कि हमने कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया जो कि पहले से पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं था। उनका यह कहना है कि जो कुछ हमने डिस्क्लोज किया वो तो दूसरे चैनल्स ने भी ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका था, या फिर पब्लिक डोमेन में जो प्रिंट पब्लिकेशंस है उनके थ्रू पब्लिक डोमेन में था। तो हमारी क्या गलती है। तो यही है पूरा का पूरा आर्टिकल। सजेशंस क्या निकलते हैं इस पे, सजेशंस यही हैं कि गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और इंटर मिनिस्ट्रियल जो बॉडी है उसको डिसीजन लेने के बजाय एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है और यह फॉर्मर जो ऐसी जज हैं वो इसको हेड करते हैं और इनके द्वारा जांच करवानी चाहिए थी और इनको ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था। 2015 में जो रूल हमने डिस्कस किया उस पर यही है कि अगर कोई चैनल नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड गलती करता है तो उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया जाएगा और इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं है। तो बाद में लास्ट में कहते हैं कि एडिटर की नो डाउट पेनल्टी तो होनी चाहिए अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो, लेकिन यह डिसाइड करे एक इंडिपेंडेंट फोरम, यह गवर्नमेंट की बॉडी ही ना डिसाइड करे।
एक इंडिपेंडेंट फोरम को यह डिसीजन लेना चाहिए, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। ये पूरा आर्टिकल था। देखिए सही बात, प्रैक्टिकली बात करें तो 10 सेकंड में, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। ये सारे के सारे चैनल्स कोई ना कोई आइडियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। एनडीटीवी जो है, एनडीटीवी हमेशा से एंटी बीजेपी है और बीजेपी के हमेशा अपोज करता है। जो जी टीवी है, जी न्यूज़ है, वो बीजेपी से रिलेटेड है सारा। जी टीवी के जो मालिक है सुभाष चंद्रा, वो बीजेपी के सांसद हैं। तो यानी ऊपर से हमें लगता है कि ये सारे मीडिया चैनल्स, लेकिन हर एक मीडिया चैनल की कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, सच कोई नहीं दिखाता, ना एनडीटीवी हो या जी न्यूज़ हो, कोई भी, सबकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी रहती है। इवन जो हिंदू है, हिंदू की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है। तो सच हमेशा कंटेस्टेड रहता है, हमें तो वही दिखाया जाता है, वही जो हम पढ़ते हैं उसको हम सच मान लेते हैं। द ट्रूथ इज ऑलवेज कंटेस्टेड। वैसे ही 10 मिनट का, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए अगला जो मध्य प्रदेश में एनकाउंटर हुआ उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये मेन वाला आर्टिकल ही है, मध्य प्रदेश के एनकाउंटर से रिलेटेड। हुआ क्या था मध्य प्रदेश में, क्या हुआ था, 8 सिमी के टेररिस्ट जेल तोड़कर भाग गए थे और विद इन द फ्यू आवर्स इट वाज लाइक उनको पकड़ लिया गया था और उनका एनकाउंटर हो गया था। एनकाउंटर में वो 8 के 8 मारे गए थे। सबसे पहले तो इस जो ऐसे की स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग लाइंस बहुत अच्छी हैं। ये देखिए जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं ये बहुत अच्छी हैं और इन लाइंस को हम अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। जो रमाकांत यादव जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया, उससे रिलेटेड ये लाइंस हैं। अब जैसे कोई भी लाइंस हैं, अभी पुलिस रिफॉर्म का ऐसे आए, इस ऐसे रिलेटेड कुछ इंटरनल सिक्योरिटी या फिर पुलिस रिफॉर्म का कोई ऐसे आ जाए, तो उन पे ये लाइंस यूज कर सकते हैं। क्या ये लाइंस हैं? ये लाइंस जैसे कि सबसे जो लाइंस ऐसी हैं कुछ, जो सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण सेक्रीफाइस दिया, वो दिया रमाकांत यादव ने। रमाकांत यादव एक प्राउड पुलिसमैन थे, उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी पर गर्व किया। दिवाली के दिन जब पूरा का पूरा देश इस फेस्टिवल को बना रहा था, तो रमाकांत यादव जो एक बहुत ही यू कैन से डेडिकेटेड पुलिसमैन, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे जेल के अंदर में। वह ड्यूटी जिसको आमतौर पे पुलिस, आमतौर पे जनता जिनको डिस्पाइस करती है। इवन आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस को ठुल्ला कहा था। मतलब ये नहीं लिखना, ऐसे में नहीं लिखना, ये लाइंस लिखनी है। वो रमाकांत यादव जिसकी ड्यूटी को पूरा देश, बहुत सारे लोग जिसको डिस्पाइस करते हैं, वो बड़ी गंभीरता और डेडिकेटेडनेस से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ऐसी ड्यूटी जिसमें उसको बहुत ही छोटे हथियार दिए गए थे और उन्हीं हथियारों से रमाकांत यादव को टेररिस्ट का सामना करना पड़ रहा था और अंत में उसने वही किया। उस दिन दिवाली की रात में 8 आतंकवादियों ने जेल तोड़ने की कोशिश करी और उस कोशिश में वो कामयाब हो पाए और उनको रोकने की फिराक में रमाकांत यादव ने अपनी जान दे दी। इस तरह की लाइंस अच्छी लाइंस हैं, मतलब रिटोरिक हैं। और भी कभी आपको ऐसे स्टार्ट करना हो तो आप ऐसी लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा रहता है स्टोरी से। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वुमन का है, वुमन पे आपको ऐसे लिखना है, तो आप शुरू में रिटोरिक कैसे लिख सकते हो? एक सेकेंड, इस पे आप वो एग्जांपल ला सकते हो निर्भया का, इसका वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको लिखता है निर्भया के, इसका एग्जांपल आप ला सकते हो। और जैसे कि बताता हूँ आपको, 2012 में निर्भया मूवमेंट हुई थी। तो स्टार्ट कैसे करोगे आप अपना, ऐसे कैसे कर सकते हो? देखिए आपकी मर्जी है, कैसे भी स्टार्ट करो। यहाँ पे तो हम सिर्फ डिस्कशन के लिए है, बाद में जो कुछ आपको वीडियो में अच्छा लगता है वो ले लिया करो, बाकी फेंक दिया करो। निर्भया केस में क्या हुआ था, एग्जाम्पल का स्टार्ट आप ऐसे करोगे, यह एक सर्दी की रात थी, यह एक सर्दी की रात थी और लाखों हजारों लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे इंडिया गेट के सामने। इंडिया गेट जो कि एक सिंबल है, स्टेट का सिंबल है, और वहाँ पे वो सारे के सारे लोग आपस में अपने आप को नहीं जानते थे और उनका सिर्फ वहाँ पे एकत्रित होने का एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, वह था निर्भया को न्याय दिलवाना। निर्भया, ना सिर्फ निर्भया को न्याय दिलवाना, उन हजारों करोड़ों यानी करोड़ों निर्भयाओं को न्याय दिलवाना जो कि डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप रिटोरिक लिख सकते हैं, ऐसे में अच्छा लगता है। हिंदी वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नहीं लिखें। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, इट वॉज 10 PM इन द नाइट, cold could be felt by everyone present there. Some were shivering, but why those strangers not known to each other were present there in that intense cold? They had only one aim, one objective, one lakshya, to get justice for the Nirbhaya. Not only for one Nirbhaya, but for the crores of Nirbhaya who face discrimination in the daily life. You can write this in English. बस ऐसे ही था, अगर ऐसे में कभी आए तो यूज कर लेना इस चीज़ को। देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है,
कि वो सिमी के टेररिस्ट वहाँ से भागे और उनका एनकाउंटर हो गया। लेकिन यहाँ तक तो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त पुलिस ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया और सिविल और यानी पब्लिक और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त औसम है वहाँ पे। और पब्लिक ने एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आतंकवादी यहाँ हैं। लेकिन बाद में डाउट रेज हो जाते हैं। बाद में वीडियो बनाई गई और वीडियो में देखने को मिला कि वो उनको टेररिस्ट को जिनका एनकाउंटर किया गया उनके पास आर्म थे या नहीं थे। तमाम तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर उभर कर आए। किसी भी तरह के कंक्लूजन पे अभी आना तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत सारे अभी जांच चल रही है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब देना भी बाकी है। लेकिन इसमें जो रेमिफिकेशंस हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेसन्स क्या क्या हैं। लेसन्स तो ये हैं कि साफ साफ कि जो हमारे ग्रास रूट्स हैं, ग्रास रूट्स लेवल पर इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ग्रास रूट्स लेवल पर सबसे पहले तो आते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस स्टेशन, प्रिजन, आमतौर पे होता क्या है, ये पुलिस स्टेशन और प्रिजन होते क्या सिविलियन एरिना में होते हैं, यानी मिलिट्री एरिया में ये नहीं होते हैं, सिविलियन एरिना में होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी पर जो एम्फेसाइज है, फोकस इनका धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। और इवन अब देखिए इस केस में भी जो आईजी हैं, पूर्व आईजी हैं उस मध्य प्रदेश में भोपाल सेंट्रल जेल के, उन्होंने भी कहा था कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? देखिए इस केस में जो सिमी के जो एक्यूज्ड टेररिस्ट थे, सिमी के टेररिस्ट जो थे, अब प्रोसीजर ऐसे हैं कि ये टेररिस्ट आपस में मिलने ही नहीं चाहिए, मतलब मिंगल आउट ही नहीं करने चाहिए। और हर एक के सेल में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और इन पे तमाम तरह की सर्विलेंस इन पे होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए इस केस में देखिए अगर मिंगल ही नहीं हो सकते तो कैसे वो आठों के आठों एक साथ भाग गए? और सीसीटीवी जो सारे के सारे कैमरा थे एक साथ सबने काम करना बंद कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हैं उन पे डाइल्यूशन हुआ है और कुछ ना कुछ जो ढिलाई बरती गई है उसमें। इवन यह भी देखना होगा कि जो एसपी वहाँ पे तैनात थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रिजन जेल में, क्या राइट पर्सन थे या नहीं थे जिन्होंने इस तरह के जो प्रोसीजर्स थे उनको डिलीजेंटली फॉलो किया नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये जेल थी भोपाल जेल, ये आईएसओ सर्टिफाइड थी। अब देखिए आईएसओ सर्टिफाइड जेल के साथ में ऐसा हुआ है तो बाकी जेल्स का तो क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इनफ सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ लिए गए थे या नहीं लिए गए थे? ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन बनता है पेपर 3 में। अब देखिए इसको स्टेज्ड जेल ब्रेक कहना कि उनको भगाया गया था, यह तो बहुत ही गलत है। यह तो रमाकांत यादव जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया उन टेररिस्ट को रोकने में, उनके बलिदान को ठेस पहुंचाना है, तो यह कहना तो बिल्कुल ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आउटराइटली डिसमिस किया जाना चाहिए कि यह स्टेज्ड जेल ब्रेक था। आप डाउट रेज कर सकते हैं उन पे कि उनको जिस हिसाब से उनका एनकाउंटर किया गया कि अगर उनके द्वारा उनके पास हथियार नहीं थे तो उनका एनकाउंटर किया क्यों? देखिए एटीएस चीफ जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उनके चीफ का यह कहना है कि सेक्शन 46 सेक्शन 323 इनके तहत में जो पुलिसमैन है वहाँ पे अगर ऐसे बंदे जिनकी अगर सज़ा होती है तो उन पे डेथ हो सकती है उनकी, यानी उनको फांसी दी जा सकती है। उनको पकड़ने में अगर पुलिस को किसी भी तरह की दिक्कत आती है या फिर वो अक्यूज्ड पुलिस को रेसिस्ट करते हैं तो यह मैटर नहीं करता कि उन टेररिस्ट के पास में हथियार हैं या नहीं हैं। पुलिसमैन जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी असेसमेंट के आधार पर फोर्स का यूज कर सकते हैं, चाहे उनसे टेररिस्ट की मौत भी क्यों ना हो जाए। ये एटीएस चीफ का व्यू था, वो इसमें सेक्शन 46 सेकंड थर्ड ये भी कोट करते हैं। पुलिस देखिए पुलिस तो इसको केस में जैसे जिस हिसाब से उनको मारा है वो टेररिस्ट को, ऐसे तो पुलिस को पूरा ग्लोरी से इसको पेश किया जाना चाहिए था। हुआ क्या है, लेकिन पुलिस तो डिफेंसिव चल रही है क्योंकि बात वही है कि क्वेश्चन रेज करने जा रहे हैं। अब जुडिशियल को यह भी कंसीडर करना चाहिए कि जुडिशियल जो प्रोब चल रही है उसको यह भी कंसीडर करना चाहिए कि मेंटल स्टेट कैसी होती है पुलिस की। देखिए जिन पुलिस वालों ने ये ऑपरेशन चलाया था उनकी मेंटल स्टेट भी कंसीडर की जाइए। सारे के सारे तो उस टाइम पे आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सबने तो एथिक्स पढ़ा नहीं है, सबने तो इमोशनल इंटेलिजेंस यूपीएससी में पढ़े नहीं है। हर एक तरह के ऑफिसर उसमें है, इंस्पेक्टर, एसआई और पुलिसमैन सब तरह के हैं। और उनकी मेंटल सिचुएशन तब जबकि उनके एक साथी की मौत हो गई है तो उन टेररिस्ट पर गुस्सा वाजिब है। देखिए बात यह है, आर्टिकल लिखने वाले ये कहते हैं कि गलत तो गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, लेकिन एक सज़ा थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है अगर कल को वो दोषी पाए जाते हैं तो सिचुएशन तो है, ऐसा नहीं है कुछ भी डिसीजन पर नहीं आ रहे हैं। यानी एक मेंटल सिचुएशन भी पुलिसमैन की कंसीडर की जानी चाहिए। गलत तो गलत है लेकिन उनकी मेंटल सिचुएशन भी।
गवर्नमेंट की परसेप्शन क्या होती है? गवर्नमेंट की परसेप्शन होती है कि पुलिसमैन को मोटिवेट किया जाए, एंकरेज किया जाए हमेशा, क्योंकि ताकि उनको अगर टेररिस्ट से ऑपरेशंस करने हैं, टेररिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस हैंडल करने हैं, ताकि उनका मोटिवेशन कम ना हो और एक बहादुरी से उनका सामना किया जा सके। लेकिन अगर देखिए उनको उनमें से एक को भी जिंदा पकड़ा जाता, जैसे कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी, कैसे उन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, आईएसआई और लश्कर तोयबा ने कैसे उनको ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही इन 8 टेररिस्ट में से एक को भी जिंदा पकड़ा जाता तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। क्या उनके पास में कोई आउटसाइड स्पोर्ट थी, क्या इनसाइड स्पोर्ट थी, कुछ भी, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। और देखिए अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि एनकाउंटर करना कोई बहादुरी नहीं है। ऐसे बंदे जिसके पास में कोई भी हथियार नहीं है, इसमें कोई भी बहादुरी नहीं है, ऐसा एडिटर का कहना है, आर्टिकल लिखने वाले का कहना है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स थे। और एक जो आर्टिकल था वो आज सैटरडे है, शनिवार है, तो ग्राउंड जीरो है, तो आज उस आर्टिकल को डिस्कस, वो भी इसी के बारे में है। मध्य प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ है उसी के बारे में है, जो बड़ा सा शनिवार को एक बड़ा ग्राउंड जीरो आता है उसके बारे में है। तो ऐसे ही आज 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। अभी थोड़ा कम कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, मेंस एग्जाम के बाद में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस आप कोशिश करते रहना और धीरे धीरे हो जाएगा। हौसले के तरकस में कोशिश का वो हर तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।